नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल का दौरा, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। चंपावत डीएम ने आपदाग्रस्त इलाकों में नुकसान का लिया जायजा। चंपावत, बाराकोट और पाटी ब्लॉक में प्रभावितों से की मुलाकात। अंडर 19 चैलेंजर कप में उत्तराखंड की 6 बेटियों का हुआ सिलेक्शन। पिंडारी ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर में फंसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों का सफलतापूर्वक हुआ रेस्क्यू। उत्तरकाशी डीएम ने किया बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण, विद्यालय की स्वच्छता बनाए रखने के दिए निर्देश। थराली नारायण बग्गड़ विकास खंड के दूरस्थ क्षेत्र डूंगरी गांव में विगत दिनों भूस्खलन होने से 2 व्यक्ति मलबे की चपेट में आने से लापता हो गए। अभी तक उन व्यक्तियों का कोई पता नहीं चल पाया। हालांकि एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन थराली विधानसभा इन दिनों आपदा का दंश झेल रहा है। डूंगरी गांव पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने मलबे में दबे 2 व्यक्तियों के परिजनों से मुलाकात की और उनको सांत्वना देते हुए कहा कि सरकार उन लोगों की हर संभव मदद करेगी। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अमित शाह के जन्म दिवस के मौके पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए, वहीं उनको हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पिछले दिनों आई आपदा के कारण गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन को सादगी से मनाते हुए गरीबों को कंबल बांटे गए, जिससे कि रिक्शा चालकों के साथ गरीब लोगों को सर्दियों में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की नीति को लेकर भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल में उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर पार्टी में सभी कार्यक्रम अपने स्थगित कर दिए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वो चिंतन, वो विचार कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए, उसके लिए हम काम करते हैं। आज देश के गृह मंत्री, एक कुशल राजनीतिज्ञ, इच्छा शक्ति के धनी देश के गृह मंत्री जी का 57वां जन्मदिन है। क्योंकि प्रदेश के अंदर आपदा आई है, जनहानि हुई है, बहुत नुकसान हुआ है, पार्टी ने सारे प्रोग्राम स्थित कर दिए हैं। इसलिए हमने सोचा कि मिष्ठान न वितरित कर, क्योंकि मसूरी में ठंड 2-3 दिन के अंदर मौसम में एकदम बदलाव आया है, ठंड शुरू हो गई है। आज कंबल वितरण करने का कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा है उनके जन्मदिन पर। मैं इस अवसर पर उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और आपका स्नेह, आपका प्यार उत्तराखंड की जनता को इसी प्रकार मिलता रहे। जब 1:45 बजे रात को हमने उनको रिसीव किया तो उनके चेहरे पर कोई थकावट नहीं थी। सुबह 2:30 बजे वो सोए और उसके बाद स्थिति का आकलन करने के लिए हेलीकॉप्टर में वहाँ चले गए और आने के बाद अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें कहा कि सेंटर की टीम में भेज रहा हूँ। आज सेंटर से टीम यहाँ पर आ गई है, हमारी सरकार की टीम भी मिलकर स्थिति का आकलन कर रही है और उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी केंद्र से मदद होगी वो हमको मिलेगी। इस बात को दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का यहाँ से कितना लगाव है। प्रधानमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अमित शाह जी खुद यहाँ पर आए हैं। मैं उनकी दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल कल हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में पाल समाज धर्मार्थ ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पाल समाज के लोगों ने मंत्री एसपी सिंह बघेल से मांग की पाल समाज की सभी उपजातियों को भी धनगर जाति की तरह अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि यूपी में धनगर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का लाभ मिलता है, जबकि धनगर जाति भी पाल समाज की ही उपजाति है। इसलिए पूरे देश में पाल समाज से जुड़ी सभी जातियों के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। लोगों की मांग पर मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उनका प्रयास है कि लोगों की ये मांग जल्द पूरी हो। हमें एससी का सर्टिफिकेट पूरे भारत के अंदर चाहिए, जो कि धनगर के नाम से कुछ राज्यों में दिया जा रहा है। आज हमारा मंत्री जी को बुलाने का तो एक कारण है कि हम सिर्फ ये धर्मशाला बनाई है, उनको दिखाया है और हम उनका स्वागत समारोह कर रहे हैं आज। ये सिर्फ साथियों ने, कुछ लोगों ने अपने इलाकेवाद से इस तरह की भ्रमक बातें फैला दी हैं समाज के अंदर कि भी धनगर अलग हैं, ये बघेल अलग हैं, निखर अलग हैं, परंतु है सभी गडरिया, सभी सैफर्ड जाति से पशुपालक हैं। तो सभी को एक समान लाभ मिलना चाहिए। सभी को एक समान लाभ मिलना चाहिए। कितने दिनों बाद हमको ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 का है और 2021 में ये चर्चा हो रही है। 50 में ही मिल गया था, तो उत्तर प्रदेश में 27वें नंबर पे जैसे जाटो, कोरी, धोबी, खटीक, वाल्मीकि, अहिरिया, भेदिया, अंजर, बंजर, भातू, तो ऐसे ही 27वें नंबर पर धनगर लिखा है। लेकिन चौथी पीढ़ी जाकर के अब डिमांड कर रही है कि हमारे प्रमाण पत्र बने, तो
वो है कई वैधानिक है, लेकिन सभी लोग इसमें प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश भी किया, अदालतों में भी लिटिगेशन चल रहे हैं, तो सभी लोग चाहते हैं, हम लोग भी प्रयासरत हैं कि ये समस्या हल हो। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास बीते दिनों आई दैवीय आपदा से पीड़ितों से मिलने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोड़ियाल नैनीताल में आपदा पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। नैनीताल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोड़ियाल ने तलीताल हरिनगर आपदा पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उसके बाद तलीताल पिछाड़ी बाजार के व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना। हरीश रावत ने कहा कि युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य होने चाहिए थे, जो कि हो नहीं रहे हैं, और सरकार को इन सभी स्थानों को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि आपदा को 5 दिन हो गए हैं, हम सरकार को 5 दिन का समय देते हैं। अगर अगले 5 दिन तक भी सरकार पूरी तरह से राहत और बचाव कार्य पूरा नहीं कर पाई तो कांग्रेसी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। समय सरकार को इस इलाके को आपदाग्रस्त घोषित करना चाहिए और उसके अनुसार जो है राहत के भी और बचाव कामों की तो समय निकल गया, लेकिन भविष्य से बचाव के लिए कुछ और जो व्यवस्थाएं करनी है, क्योंकि कई जगह हमने देखा है घर ऐसी जगहों पर बने हैं कि ऊपर से कभी भी नाला आकर के उसको तोड़ करके लोग जान खतरे में डाल दे रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ठीक किया जा सके, लेकिन अब इस समय युद्ध स्तर पर राहत कार्य होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे। एक बयान दिया है, कहा है कि हम 5 दिन का समय देते हैं राज्य सरकार को, यदि नहीं करेंगे तो पहले हम उपवास करेंगे और फिर सीधे जो है प्रदर्शन और दूसरी चीज़ें करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बचाव कार्य में सरकार का ध्यान हटे। इसलिए हमने आप 5 दिन आप आपदा के मान लीजिए और 5 दिन और दे रहे हैं। यदि 10 दिन में भी कोई सरकार जो है बचाव का कार्य नहीं कर सकती, राहत का काम नहीं कर सकती है, और यहाँ तो राहत छोड़ दीजिए, बचाव का काम नहीं हुआ, अभी भी कुछ लोग दबे हुए हैं। केंद्र सरकार बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। लोगों के घरों में जितना राशन पानी जो कुछ था, कपड़े लत्ते सब बर्बाद हो चुका है। हम आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और हम अभी जहाँ से आ रहे हैं, लोग बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। बतेरी जगह पे लोगों ने कहा कि साहब ये 2 महीने का समय कैसे कटेगा इस सरकार से। लोग परेशान हो चुके हैं और जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है, ऐसे लोगों को अगर सरकार तात्कालिक राहत न दे सके तो इस सरकार का काम क्या है। आपदा के समय 2013 में जब आपदा आई थी, उस समय भी कुछ गलतियाँ हुई थी और उसका परिणाम ये हुआ कि उस समय के हमारे कांग्रेस के जो शीर्षस्थ नेता थे, मुख्यमंत्री थे, हमारे हाईकमान ने उनको बदलने का काम किया, इतना हार्ड निर्णय लिया। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठे हुए लोगों से कि इन्हें दंड दें? ये बात जनता की है, जनता को राहत पहुंचनी चाहिए। वो 3 बदलें 10 बदलें, इससे हमें मतलब नहीं है, ये इसी से कराएं, लेकिन समय पर राहत नहीं पहुंची। हमारा इस पर प्रश्न है, समय पर लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची, इस पर हमारा प्रश्न है। बागेश्वर में कपकोट तहसील के अंतर्गत पिंडारी सुंदरडुगा ग्लेशियर क्षेत्र में फंसे 33 पर्यटकों और स्थानीय लोगों को पिंडारी ग्लेशियर से सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं कफनी ग्लेशियर क्षेत्र में फंसे 24 पर्यटक और स्थानीय लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। पिंडारी ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर में फंसे पर्यटकों ने कुछ वीडियो साझा की है, जिसमें पर्यटकों द्वारा प्रेषित वीडियो में पर्यटक पिंडर नदी में स्थायी लकड़ियों के माध्यम से अपनी जान को हथेली में रखकर रास्ते खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बताया था कि हमारे यहाँ पे 34 दिवाली में जो लोग फंसे थे उनको हमने रेस्क्यू कर लिया था और वो 34 की जगह 42 निकले और आज सभी का हमने मेडिकल चेकअप वगैरह करके और सभी के नाम वगैरह नोट डाउन करके सभी को आज हम लोग रवाना कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे 23 लोग जो हमारे कफनी ग्लेशियर में फंस गए थे, तो उनसे भी आज हमारा संपर्क हो गया है। हमारे एसडीआरएफ टीम ने उनको भी रेस्क्यू कर लिया है। वहाँ पे कोई पुलिया वगैरह भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको सही करके एसडीआरएफ टीम ने उनका रेस्क्यू करके उनको सही सलामत जो है उनके गाँव पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे सुंदरडुंगा में जो हमारे कुछ पोर्टर्स और गाइड जो वापस लौटे थे, जिनके द्वारा ये बताया गया है कि कुछ कैजुअलिटीज़ जो है वो देवी कुंड के आसपास हुई है, तो वहाँ के लिए आज हमने चॉपर की डिमांड करी थी। 2 चॉपर हमारे यहाँ पे आए भी थे और हमारी प्लान था कि हम हमारी जो टीम है एसडीआरएफ की टीम और कुछ हमारे जो ट्रैकर्स हैं उनको आज हम लोग देवी कुंड में मूव करेंगे, लेकिन ड्यू टू बैड वेदर, क्लाउडी वेदर, आज वो मूव नहीं हो पाया है। तो आज हम लोग ऑन फुट
हमने उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि ऑन फुट जो है हमारी एसडीआरएफ टीम कम से कम आज जैतौली तक पहुंच जाए और उसके बाद में कल अर्ली मॉर्निंग में वो ऑन फुट जो है देवीकुंड पहुंचे। और अगर वेदर कल परमिट करेगा तो हमारी बाकी जो लोग हैं यहाँ पे 2 एसडीआरएफ के और एक जो हमारे ट्रैकर है और उनका जो सारा जो लगेज वगैरह है उसको हम लोग बाई चॉपर देवीकुंड के लिए मूव करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कल ही हमारे अगर वहाँ पे किसी को अगर जिंदा बचाया जा सकता है तो जिंदा बचाया जाए और अगर कोई वहाँ पे कैजुअलिटीज हुई है तो उनकी बॉडी जल्द से जल्दी कम हो जाए। धारचूला मुनस्यारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश धामी के गृह क्षेत्र विकासखंड मुनस्यारी के मडकोट में रामलीला की शुरुआत हुई। विकासखंड मुनस्यारी के मडकोट क्षेत्र में 21 अक्टूबर से रामलीला की शुरुआत हो गई है। वहीं मडकोट रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ललित सिंह फरसवान के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि विकासखंड मुनस्यारी में मडकोट क्षेत्र में विगत कई वर्षों से रामलीला का आयोजन होता आ रहा है। इस बार भी शानदार रामलीला आयोजन के लिए पात्रों के द्वारा विगत काफी समय से रिहर्सल किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी नेताओं के चुनावी दौरे शुरू हो गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल देर शाम अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उनके पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा कि तराई और पर्वतीय क्षेत्रों में हुई तबाही के लिए वो आए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि 2 दिन पहले से मौसम विभाग का अलर्ट होने के बावजूद भी प्रदेश की सरकार नहीं जागी। अमित शाह के अनुसार मौसम का अलर्ट 36 घंटे पहले किया गया, इसके बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, जबकि आज कई लोगों की जानें चली गई। मसूरी सिफनकोट आवासीय निर्बल मजदूर वर्ग और अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के लोगों को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। कैबिनेट मंत्री सिफनकोट के लोगों से खासे नाराज दिखे। उनका कहना था कि वह लगातार सिफनकोट के लोगों के लिए विभिन्न माध्यम से आवास की व्यवस्था किए जाने को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर सिफनकोट के लोग उनके खिलाफ नारेबाजी और पुतले फूंकने का काम कर रहे हैं, जो गलत है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बड़ी मुश्किलों से मनाया, जिसके बाद सिफनकोट के लोगों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से माफी मांगी। सिफनकोट के बेघर हुए लोगों ने कहा वह बिना आवास के काफी परेशान है। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन ना तो नगर पालिका प्रशासन और ना ही सरकार की ओर से उनके आवास दिए जाने के लिए कोई ठोस निर्णय लिया गया है। ऐसे में उनका अपने जनप्रतिनिधि के प्रति आक्रोश होना स्वाभाविक है। सामाजिक कार्यकर्ता कमल भंडारी और प्रदीप भंडारी द्वारा कैबिनेट मंत्री से जल्द सिफनकोट के लोगों को जल्द आवास मुहैया कराने का आग्रह किया गया। चंपावत जिले में डीएम विनीत तोमर ने जिले में 17 से 20 अक्टूबर तक हुई भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने चंपावत, बाराकोट और पाटी ब्लॉक में आपदाग्रस्त स्थलों पर जाकर प्रभावितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने अधिकारियों को जल्द अवरुद्ध मार्ग सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों में जाकर अधिकारियों को सड़कों को जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदाग्रस्त घरों, सड़कों और भवनों का स्थलीय निरीक्षण कर वहां के लोगों से गांव में हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त की। कहा कि जिले में आपदा से हुए नुकसान का सर्वेक्षण करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि सर्वेक्षण टीमों को अपने गांव में हुए नुकसान की जानकारी दे, जिस पर प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घर के लिए 1,19,000 रुपए आपदा राहत कोष से देने का प्रावधान है और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए भी प्रशासन की ओर से मुआवजे का प्रावधान है। आज यहाँ बाराकोट, गल्ला गांव और हमारा ये भिंगराना, खेती खान, ये वाले क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो आपदा की वजह से बहुत नुकसान हुआ है यहाँ लोगों का। लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं, लोगों के आंगन चले गए हैं, पुश्ते काफ़ी डैमेज हुए हैं। जो हमारा धूना घाट से भिंगराना वाली रोड है ये अभी भी बंद है। ये बिरकुल तक खुल गई है, उससे आगे अभी थोड़ा समय लगने की संभावना है। बीच में हमारी जो कलवर्ट पड़ते हैं वो काफ़ी डैमेज हो गए हैं, 2 जगह से रास्ता चला गया। ये सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और हम लोग सर्वे करा रहे हैं। तो गांव-गांव में, घर-घर में पटवाई जाएंगे, टीम जाएंगी, जिसके जो नुकसान हुए हैं, जो आपदा मानकों में कवर हो पाएंगे, उन सबको धनराशि वितरित की जाएगी। कोतवाली विकासनगर अंतर्गत ग्राम डुमेट के ग्रामीणों ने लापता भगत राम नौटिया और संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले विजय थापा मामले को लेकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। दोनों युवकों के परिजनों के साथ पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंचे। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर दोनों ही मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी बीडी उनियाल से वार्ता कर दोषियों को गिरफ्तार कर सजा दिए जाने की मांग की। बता दें कि सन 2015 में 18 वर्षीय भगत राम नौटिया संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था, जिसमें स्थानीय पुलिस ने मामले में शामिल युवकों को गिरफ्तार किया, जिसका मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं दूसरी संदिग्ध परिस्थितियों में सन 2020 में डुमेट जंगल में मृत मिले विजय थापा मामले में न्यायालय के
आदेश पर मामला दर्ज हुआ, जिसको लेकर दोनों ही युवकों के परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर टाक पत्थर मुख्य बाजार में मौन रैली निकालकर पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय का घेराव कर उनसे वार्ता की, जहां पुलिस क्षेत्राधिकारी विकास नगर वीडियो नियाल मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। सर, ये जो भगत राम नौटियाल है, ये मेरे भाई है। 2015 का केस है। अब तक हमें कोई भी इसमें ऐसा कोई सुराग या ऐसा कोई हमें सेटिस्फेक्शन कोई कुछ भी नहीं मिला पुलिस की तरफ से। हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहती हूँ, मेरी फैमिली ये चाहती है कि हमें भाई चाहिए, हमें जिंदा चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए। जब अगर पुलिस वाले उस वक्त अच्छे से कार्यवाही करते तो मेरा, अब जैसे अंदर सीओ साहब ने कहा कि अब 6 साल हो चुके हैं, क्या पता हो जिंदा ना हो, मुझे उस बात से लेना देना नहीं है। मुझे इस बात से लेना, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए। ऐसे कैसे? मेरा इकलौता हमारे घर का सहारा था, दूसरा भाई छोटा है, वही हमारा घर का सहारा था, हमारा दीपक हमारे घर का वही सब कुछ था। ऐसे कैसे किसी के घर के दीपक को ये लोग बुझने दे सकते हैं? इन्होंने उस टाइम पे क्यों नहीं किया? ठीक है, मारा है तो जानबूझ के। मेरा भाई जो सबसे छोटा है घर में, उसकी हत्या हुई है, और इस हत्या जब उसकी हुई वो हमें मिला तो ना ही उसकी इन पुलिस वालों ने ना ही उसकी एफआईआर दर्ज करवाई, ना ही हम करवाने गए थे, उन्होंने नहीं की, और हमें कोर्ट का सहारा लेके हमें एफआईआर अपनी दर्ज करनी पड़ी। हम ये चाहते हैं कि अब जब हमें मालूम है कि उसके अपना आप वो हत्या, उसने सुसाइड नहीं किया है, तो ये पुलिस वाले जो है उसको सुसाइड का मोड क्यों दे रहे हैं? जो रिपोर्ट 102 दिन में आ जाती है, 25 दिन में हम ये चाहते हैं जो चीज़ें सच है सामने आए, उसको सुसाइड का मोड देने का कुछ है नहीं। जब उसको हत्या की गई है, एक तो पहले सबसे पहले ये बोल दिया गया है कि हत्या हुई है, पेड़ में लटका गया है। कहाँ से लटका मिला वो हमें ज़मीन पे पड़ा हुआ, बंधा हुआ, जैसे जानवरों को बांधा जाता है उस तरह वो मिला हमें। किन किन लोगों पर शक है आपको? और ऐसे तो हमें बहुत सारी, हमें 3 लोगों पे शक है। हमने शक अपने दर्ज कराए हैं कि किस किस पे शक है, क्या है। हमें ये चाहिए जो हमारा भाई गया है, अब वो मुझे मालूम है कि वापस तो नहीं आ सकता, पर जो ये जांच है, जांच वो पूरी अच्छे से हो, और जो दोषी हैं, वो जो जिसने ये क्राइम किया है, वो कल्पित जो है वो सामने आए। देखिए, मैं क्रमवार बात करूँगा। पहले एक भगत राम वाला मामला है, तो ये सन 2015 का केस है। इस संबंध में थाना विकास नगर में एक 364 का मुकदमा पंजीकृत हुआ है, और तत्काल उस समय जो है एक अभियुक्त का इसमें चालान करके कोर्ट भेजा गया था, जो माननीय न्यायालय में इस समय विचाराधीन है। तो उन लोगों की क्वेरी ये थी कि उसमें डेड बॉडी नहीं मिल पाई, या कुछ उनका ये था कि कुछ और लोग इन्वॉल्व थे। तो उनसे ये कहा गया कि जो भी उनको लगता है तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम तदनुसार उसमें कार्रवाई करेंगे। और इस विजय थापा वाला सर, विजय थापा के संबंध में 302 का मुकदमा पंजीकृत है, जिसकी विवेचना चल रही है, और इनके परिवार का कुछ लोगों पर शक है, तो उस संबंध में उनसे भी वार्ता हुई है, और इसमें आयोग को बुला करके जानकारी भी इसमें की जाएगी क्या इसमें चल रहा है, और उसमें भी जो है निर्देश जारी करके और इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कारण रहे? इतना लंबा समय हो गया फिर भी अभी सही कार्रवाई नहीं हो पाई है तक? देखिए, एक मामला 2015 का काफ़ी 6-7 साल हो गए हैं। अब उस समय 6 साल के बाद ये चीज़ सामने आ रही है, तो कोई उनकी क्वेरी होगी तो देखेंगे उसमें क्या पुलिस इस तरफ से हो सकता है, और परिवार की जो क्वेरी है बिल्कुल उसमें कार्रवाई की जाएगी। और रहा जहाँ तक डोमेट वाला मामला है, हत्या वाला मामला है, इसमें काफ़ी प्रयास किए जा चुके हैं। फिर भी अगर हम पुनः उसमें एक बार से देखेंगे कि कहीं पे कुछ कमियां रह गई या कोई लिंक छूट गया होगा, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई। उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने शुक्रवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया, विद्यालय की स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने 9वीं कक्षा की बालिकाओं को गणित पढ़ाई। बालिकाओं को गणित में 2 चरों वाली रैखिक समीकरण और पाई का मान आदि सवाल भी हल कराए, और गणित से संबंधित जरूरी टिप्स बालिकाओं को दी। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड काल में शिक्षण कार्य प्रभावित रहा, जिस कारण शैक्षणिक कार्यों में अंतराल आया। इस अंतराल को पूर्ण करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, ताकि छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। आज गर्ल्स इंटर कॉलेज में इंस्पेक्शन भी किया गया, और यहाँ पर जो हमारी बच्चियाँ पढ़ाई कर रही हैं 9th क्लास की, उनके साथ जो मैथ्स की क्लास चल रही थी, उसमें क्या उनके शिक्षा का स्तर क्या चल रहा है, कौन से चैप्टर्स, कौन सी प्रॉब्लम्स उनको अभी आ रही है मैथ्स में, क्योंकि कोविड के बाद जब स्कूल खुले हैं तो काफ़ी एजुकेशन में ऐसा गैप आया है जिसको कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी में बच्चियों के साथ कुछ समय बिताकर उनके साथ मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की, उनको मोटिवेट किया कैसे मैथ्स को और अच्छे से पढ़ा जा सकता है, उसके बारे में उनको कुछ टिप्स दिए,
और निरंतर इसमें और भी अधिकारियों को मोटिवेट करेंगे हम लोग कि वो किसी न किसी स्कूल में जाके एक कक्षा लें, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि अधिकारी स्कूल विजिट करें। इससे कहीं ना कहीं स्कूल की कार्यशैली में भी इम्प्रूवमेंट आता है और एक जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलता है। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में स्थित गीता भवन के कर्मचारियों का मुद्दा अब गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि अब कर्मचारी आर पार की लड़ाई करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में स्थित गीता भवन के ट्रस्टियों ने गीता भवन विद्यालय में कार्य करने वाले 35 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, जिसको लेकर पिछले कई महीनों से कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी उच्च न्यायालय में गए, जिसके बाद न्यायालय ने यह मामला श्रम विभाग को स्थानांतरित कर दिया था। श्रम विभाग द्वारा दोनों पक्षों को आपसी समझौते के द्वारा मामला निपटाने के आदेश दिए गए थे। बावजूद इसके गीता आश्रम के ट्रस्टियों ने बिना किसी कारण के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और 1.5 साल का मेहनताना भी नहीं दिया। आपको बता दें कि कल गीता भवन के कर्मचारी बच्चों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। कर्मचारियों की मांग है कि जब तक उनको नौकरी पर बहाल नहीं किया जाएगा तब तक वह पानी की टंकी से नहीं उतरेंगे। जैसे ही इसकी सूचना पौड़ी प्रशासन को मिली तो वो तुरंत ही थाना अध्यक्ष लक्ष्मण झूला और तहसीलदार यमकेश्वर मंजीत सिंह मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुश्री दुर्गा शर्मा द्वारा आम लोगों को निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश से शुक्रवार को उत्तरकाशी जनपद में विधिक सेवा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक संपूर्ण देश में पैन इंडिया जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तत्वाधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार संपूर्ण राज्य में मोबाइल वैन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आम जनमानस को डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाकर विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों से अवगत कराया जा रहा है। मोबाइल वैन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में और ऐसे गाँव में जहाँ के लोग अति गरीब और पिछड़े हैं, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, उनको विभिन्न कानून की जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। कोटद्वार में बलात्कार पीड़ित न्याय की गुहार को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 4 माह बीत जाने के बावजूद बलात्कार पीड़ित न्याय न मिलने के कारण उपेक्षा का दंश झेलने को मजबूर है, जिसको देखते हुए पीड़ित आरोपी की गिरफ्तारी की मांग और पुलिस प्रशासन से पूछे गए अपने 9 सवालों के साथ अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार के कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गई, जिसे देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आनंद फानन में पुलिस ने मेडिकल कराने के नाम पर अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी पीड़िता को जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करवा दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। बताते चले कि जुलाई माह 2021 को पीड़िता ने कोटद्वार निवासी विनोद सिंगल निवासी लकड़ी पड़ाव, जो एक मेडिकल की दुकान के संचालक है, पर आरोप लगाया था कि उसके द्वारा पीड़िता के साथ नशा खिलाकर दुष्कृत्य किया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज भी कर दिया और इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए और जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। जांच अधिकारी ने इस पूरे मामले की विवेचना कर फाइल रिपोर्ट भी दे दी है। मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे आज 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। सीओ साहब ने मुझे झूठा आश्वासन दिया है और ये कहा है कि 5 दिन के अंदर हम अरेस्ट कर लेंगे, पर तब भी अरेस्ट नहीं किया। उसके बाद भी सीओ साहब अभी तक भी मुझे झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जैसे आप कल घर में बैठे लेके आया गया, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की गई पुलिस वालों ने। जो दीपा मैडम है उन्होंने मेरा इतना मारा, मेरा ये सब बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है और ये हाथ मेरा उठ भी नहीं रहा है, ये उंगली चल नहीं रही है, इतना मारा पुलिस वालों ने। चाहे आप CCTV रिकॉर्ड देख लें। और सर मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया। मैंने ये कहा कि पुलिस वाले हैं या कोई भी अधिकारी है या डॉक्टर है, मुझे वहाँ पे आके चेकअप करें, इसलिए मेरे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। मेरा नाम आसिफा परवीन है और मैं न्याय चाहती हूँ। कि एक पीड़िता जो अपने न्याय के लिए SP ऑफिस के सामने धरने पे बैठी हुई थी, और धरना देना हर एक इंसान का एक मूलभूत अधिकार है, और अगर पुलिस प्रशासन उनको धरने में बैठने नहीं दे पा रही है या उनके पोस्टर्स बैनर्स को फाड़ रही है और उनके साथ हाथापाई करके जबरन उनको उठाया जा रहा है, तो ये बहुत गलत कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये हर एक नागरिक का प्रथम धर्म भी है और उनका एक कानून ने हमें एक वो दी हुई है कि आप लोग अपने हक की लड़ाई के लिए आप कहीं भी बैठ कर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और जो पुलिस द्वारा जो ये कार्रवाई हुई है उस महिला के साथ, ये बहुत ही थोड़ी सी अनयूजुअल है। उसने जो मुकदमा दर्ज कराया था उसमें पूरी विवेचना की गई, जिसके आधार पे उसमें FIR लगी। ऐतराज़ पूर्ति के लिए वो फाइल हमारे पास वापस आई थी, जिसमें उसका मोबाइल फ़ोन जो जिसने उसको बताया था उसको हमने फॉरेंसिक लैब भेजा हुआ है। तो वो जब वहाँ से आ जाएगा हमारी फाइल कोर्ट चली जाएगी, तो वो प्रक्रिया प्रोसीजर पूरा है। मेरे द्वारा आसिफा को कई बार बोला गया कि यदि वो संतुष्ट नहीं है विवेचना से तो वो एप्लीकेशन दे सकती है
री इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है दोबारा से, जिससे वो चाहे जहां वो चाहे, क्योंकि हमारी सारी जितने भी लॉज हैं वो वुमेन प्रो हैं। लेकिन फिलहाल जो उसकी मांगे हैं वो जायज़ नहीं है। वो कह रही है पुलिस उसको प्रताड़ित कर रही है, जबकि मैंने खुद पर्सनल लेवल पे, हमारे एसएसपी मैम ने पर्सनल लेवल पे उसको हर सहयोग प्रदान किया है। और कल वो यहाँ पे आई थी, भूख हड़ताल पे बैठी थी। अब बिना जो चीज़ हम उसको प्रोवाइड ही नहीं करा सकते, प्रोसीजर में जो है ही नहीं, उसके लिए यदि वो भूख हड़ताल पे बैठेगी तो फिर ये भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराऊँ। तो वही प्रोसीजर के थ्रू हमने उसको आज हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैन में अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा के भिकियासैन पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता, फूलमाला पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सांसद अजय टम्टा का स्वागत किया। वहीं सांसद अजय टम्टा ने क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और सांसद अजय टम्टा ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को भी सुना। सल्ट विधायक महेश जीना ने क्षेत्र की समस्या के बारे में सांसद अजय टम्टा को अवगत कराया। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की। समस्त खंड विकास अधिकारियों की बैठक लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत सुनियोजित विकास कार्यों की ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि मनरेगा के अंतर्गत करीब 150 से भी अधिक कार्य किए जा सकते हैं, इसलिए गाँव के सुनियोजित विकास के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए। आफत की बारिश से बीते दिनों देवी आपदा के दौरान खेरना गर्म पानी में फंसे लोगों को 14 डोगरा बटालियन के जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार राहत और बचाव कार्य किया गया और राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर डोगरा बटालियन की मेडिकल टीम ने आपदा में फंसे लोगों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी किया। खेरना गर्म पानी के ग्रामीणों और आपदा में फंसे लोगों के साथ साथ भाजपा नेता महेंद्र सिंह अधिकारी ने सेना की 14 डोगरा बटालियन के जवानों का धन्यवाद किया। महिलाओं ने जवानों को तिलक लगाकर स्वागत किया और उनका उत्साह बढ़ाया। वहीं आपदा में फंसे लोगों और ग्रामीणों ने 14 डोगरा बटालियन के जयकारे भी लगाए। मसूरी में गुंज संस्था द्वारा नगर पालिका सभासद प्रताप पंवार, दर्शन रावत और कुलदीप रौछेला के तत्वाधान में मसूरी पिक्चर पैलेस स्थित पार्किंग के सभागार में दीपावली मिलन सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें कोरोना काल में फ्रंट लाइन में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गुंज संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मीडिया, स्वास्थ्य, पुलिस और स्वच्छता कर्मचारियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन निष्पक्ष होकर किया। वहीं जब सब लोग कोरोना के डर से अपने घरों में कैद थे, तब ये कर्मचारियों द्वारा फ्रंट लाइन में काम कर लोगों की जान बचाने के साथ देश की सेवा की। सम्मान समारोह में गुंज संस्था की ओर से डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने घुघुती ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ऑर्गेनिक प्रदेश है, हमें यह बात समझने की आवश्यकता है। हमें हर दिवाली पर या कोई भी त्योहार हो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लॉन्च करें और आगे बढ़ाकर सभी महिलाओं को रोजगार दें। से मैंने पूरे उत्तराखंड में ही घुघुती ऑर्गेनिक्स को भी लॉन्च किया है और आज मसूरी में किया, हर क्षेत्र में मैं उसको लॉन्च कर रही हूँ। और घुघुती की कहानियाँ आप सबने सुनी भी होंगी, वेरी पेनफुल स्टोरीज़ हैं घुघुती की। और इसके पीछे यही मकसद है कि जो हमारा जो प्रदेश है वो एक ऑर्गेनिक प्रदेश है और हमें ये बात समझने की आवश्यकता है कि हम हर दिवाली पर या कोई भी त्यौहार आता है, कुछ भी होता है, तो क्यों ना हम अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें और उनको आगे बढ़ावा दें, ताकि उस हर महिला को रोजगार मिले। जो महिला जो है आज घर में कहीं ना कहीं रोजगार से पीड़ित है या परेशान है, पैसों को लेकर या अपने घर की समस्याओं को लेकर। तो मुझे आप ही बताएंगे आगे का प्लान का, मैं तो नहीं जानती हूँ। मेरा काम तो सिर्फ काम करना है, मेरा मकसद अच्छे काम करना है ताकि मैं लोगों के बीच में एक मैसेज दे सकूँ और साथ में अपने साथ लोगों को जोड़ करके कुछ अच्छे काम कर सकूँ। मेरा कोई ऐसा खास मकसद नहीं है। राजनीतिक प्रदेश की जनता तय करेगी कि मुझे राजनीति में आना चाहिए या नहीं। और देखिए, अगर प्रदेश की जनता मुझे अगर अपना आशीर्वाद देगी या प्रदेश की जनता अगर मुझे जिद ही कर देगी या चाहेगी कि मैं राजनीति में आऊँ, तो शायद मैं सोच सकती हूँ। लेकिन अभी तक तो मैं अपने प्रदेश की सेवा करना चाहती हूँ। मुझे जीवन में कुछ मिले या ना मिले, मैं इस चीज़ की आशा पे नहीं जीती हूँ कि कल को मैं एमएलए बन गई या कुछ और बन गई। हो सकता है मैं ना भी बन पाऊँ, लेकिन मैं सेवा पर्यंत जीवन करूँगी और समाज सेवा करने का जज्बा मुझ में बहुत छोटी उम्र से है। ज़रूर जोड़ा है कि जो हमारी प्रदेश की महिलाएं जो आज दुख से जूझ रही हैं या पीड़ित हैं, उनको क्यों ना हम ऑर्गेनिक खेती से जोड़ें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जीना सीखें और अपने बच्चों को एक अच्छे से। लक्सर क्षेत्र के ब्लॉक दफ्तर में भ्रष्टाचार की जड़ें बेहद मजबूत हैं। ताजा मामला लक्सर के ब्लॉक दफ्तर का है, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी अंकित राठी ने सरकारी काम करने के लिए अनऑथराइज्ड रूप से अपना असिस्टेंट तक रख लिया और उसी के भरोसे सारा काम चलाया जा रहा है। इसी से पीड़ित एक व्यक्ति ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें, यह मामला लक्सर के ब्लॉक ऑफिस से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को वायरल करने वाला पीड़ित व्यक्ति खुद ही बता रहा है
उसका नाम योगेश है। वह लक्सर क्षेत्र के जीवाडेरी गांव का रहने वाला है। उसने बताया कि उसकी मां की मृत्यु 22 सितंबर को हो गई थी। उसे अपनी मां के मृत्यु प्रमाण पत्र की बेहद जरूरत थी, जिसके लिए उसने लक्सर ब्लॉक में आवेदन किया था, लेकिन इस सर्कल के ग्राम विकास अधिकारी अंकित राठी को खुद मौजूद नहीं रहते उन्होंने सरकारी काम के लिए एक असिस्टेंट रखा हुआ है जो कि अनऑथोराइज्ड है। आरोप है उस असिस्टेंट ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की एवज में 500 रुपए की रिश्वत ली। उसके बावजूद भी कोई प्रमाण पत्र नहीं बना। पीड़ित व्यक्ति द्वारा जब ग्राम विकास अधिकारी के असिस्टेंट से प्रमाण पत्र बनवाने की बात पूछी जाती है तो वह असिस्टेंट पीड़ित व्यक्ति से बदतमीजी करने पर उतर जाता है। भाई मैं योगेश झिंगरेडी से अब से 15 दिन पहले मैं अपनी माँ का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना आया था यहाँ से। इन्होंने कहा भाई इसमें 1-1.5 महीना लगेगा मृत्यु प्रमाण पत्र में। मैंने कहा भाई मुझे यो अर्जेंट में चाह रहा, आज कल भी दे दो। तो अंकित राठी के असिस्टेंट ने मुझे कहा भाई मैं शाम तक बनवा दूंगा, 500 का नोट लगेगा। और यो मुझे मेरा यो आज सहित 14 चक्कर है ब्लॉक में, बीच में छुट्टी छाट्टी पड़ गई। और तो अब भी मुझे आई ढाई भी आ रहा और मुझे गाली गलौज करी मेरे साथ और बदतमीज करी। कहा मुंह फाड़ लो तू, ठीक और देता नहीं। गरुड़ कोसानी मोटर मार्ग में गिरे बोल्डर को पिछले 1 सप्ताह से अब तक नहीं हटाए जाने से मालवाहक वाहनों की आवाजाही पिछले 1 सप्ताह से बंद है। अब तक मार्ग सुचारू न होने से राशन के वाहनों सहित अन्य मालवाहक वाहनों की लंबी कतार लौबांज में लगी हुई है। वहीं इस भारतीय सेना की गाड़ी भी इस मोटर मार्ग में फंसी रही। 1 सप्ताह से अब तक मोटर मार्ग सुचारू न होने से वाहन चालक भारी आक्रोश में है। वाहन चालकों ने बताया कि अब तक विभाग ने भी इस और कोई सुध नहीं ली है और विभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार टाल मटोली की जा रही है। वहीं संबंधित ठेकेदार द्वारा भी कहा जा रहा है कि यह बोल्डर उनके द्वारा सड़क पर नहीं रखा गया है और मेरे से किसी भी प्रकार की सेवा नहीं दी जा सकती है और विभाग की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए PWD के अधिकारियों से संपर्क करने की बात कही जा रही है। गरुड़ कौसानी मोटर मार्ग जो कि पिछले 1 सप्ताह से पूर्ण रूप से बाधित है। छोटे वाहनों की आवाजाही का यहाँ पर पर्याप्त सोर्स बनाए, लेकिन मालवाहक वाहन अब भी कतारों में हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि आर्मी के वाहन भी इस वजह से जा नहीं पा रहे हैं। लगातार अवरोध पैदा हुआ है मार्ग में और अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई या किसी भी प्रकार की सुनवाई विभाग द्वारा नहीं की गई है और लगातार परेशान है। यहाँ पर ड्राइवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा, कितने समय से जो है आप यहाँ पर रुके हुए हैं? हम तो कल पहुँचे हैं, 4-5 दिन से तो हम रास्ते में फंसे थे। हल्द्वानी से माल भरा, हाँ, कुछ दिन वहाँ खड़े रहे। उसके बाद बाया रामनगर होते हुए घूम के तो यहाँ पे पहुँचे। ये गाड़ी सामने वो खड़ी है, उसको 6 दिन हो गए यहाँ पर खड़े। हाँ, क्या करेगा बंदा, यहाँ पूछने वाला कोई है नहीं, ना कोई किसी को देखने ही नहीं आ रहा। जो आदमी इस रोड का काम कर रहा है वही खुद नहीं देख रहा, उस पत्थर को पब्लिक क्या करेगी। तो आपके द्वारा किसी प्रकार की सूचना दी गई कि मार्ग इस तरीके से बाधित है? कोई सूचना नहीं मिली। कोई देखने आता है तभी तो पता चलता है कि हाँ कोई देख रहा है इसको और तब इसमें काम होगा करके। तो आप देख सकते हैं कि आपदा के इस समय में किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई, ना विभाग द्वारा या संबंधित ठेकेदार द्वारा इनसे किसी भी प्रकार की पड़ताल नहीं की गई और किसी भी प्रकार की सूचना इनको अब तक नहीं मिल पाई है। अन्य भी हमारे साथ मौजूद है। कितने समय से आप यहाँ पर हैं? जी सर, 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए जी। और किसी भी प्रकार की सूचना या आपने बताया किसी तरीके से? और 6 दिन से आप खड़े हैं यहाँ पर? गाड़ियाँ तो कोई रुकेगी नहीं क्योंकि सब गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ पास हो रही, बड़े वाहन तो खड़े हैं। बड़े वाहन खड़े हैं जी, और छोटी गाड़ियाँ सिर्फ पास हो रही हैं? जी हाँ। और राशन की गाड़ियाँ यहाँ पे लगातार? जी हाँ, राशन की गाड़ियाँ हैं सर। राशन की गाड़ियाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि 1 सप्ताह से राशन की गाड़ियाँ भी पूर्ण रूप से बाधित हैं और अब तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो पाई है। वहीं देख सकते हैं कि भारतीय सेना की गाड़ी भी यहाँ पर अवरोध में फंस चुकी है, जो कि अपने कार्य हेतु जा रही थी और अब तक किसी भी प्रकार का समाधान नहीं हो पाया है। और इनसे मैं जानकारी जुटाना चाहूँगा। सर, किस प्रकार का देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? हम जा रहे हैं मेडिकल कैंप लगाने के लिए जी। ठीक है जी, मेडिकल कैंप लगाएंगे, लेकिन जहाँ से हमारी गाड़ी नहीं निकल पाएगी जी। ऐसे गाड़ी निकालने का कोई किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं है ना। तो संबंधित अभी तक किसी से आपकी बात, किसी प्रकार की वार्ता अब तक हुई है? मेरी नहीं हुई किसी से बात। जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उदासीनता लगातार यहाँ पर प्रशासन की देखी जा सकती है कि अब तक किसी भी प्रकार का समाधान इस मार्ग का नहीं हो पाया है। जो कि छोटे वाहन आवाजाही कर सकते हैं, लेकिन मालवाहक वाहन जो कि राशन, दूध समेत अन्य जरूरी सामान लेकर आ रहे थे, लेकिन वो इस मार्ग को पार नहीं कर सकते हैं, जो कि गरुड़ बाजार क्षेत्र सहित पूरी कतियूर। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग।
आस्था भी।